अलौकिक विलियम ब्रैनहम का जीवन अध्याय 2 उसका पहला दर्शन 1912 से 1916। चार्ल्स ब्रैनहम ने इस पत्र के साथ पर्याप्त धनराशि भी रखकर भेजी थी ताकि एला आने के लिए बैगन घोड़ा गाड़ी किराए पर ले सके। उसके 3 मचलते हुए लड़कों के अलावा उसके पास थोड़ा ही सामान था गाड़ी में चढ़ाने को। न्यू एल्बनी बर्कसविल से उत्तर में लगभग 100 मील की दूरी पर था। चूँकि उसके जनने के दिन लगभग पूरे हो चुके थे, एला का सफ़र तो बड़ा भयानक ही रहा, लेकिन 3 साल के बिली के लिए, जिसने अपने उस पहाड़ पर बने केबिन से आगे कुछ भी नहीं देखा था, वह सफ़र एक बहुत ही रोमांचक अनुभव रहा। वह खास तौर से प्रभावित हुआ था उस संकरे समतल लकड़ी के पुल से जो लुईविल केंटकी से ओहाओ नदी को पार करके पहुंचता था न्यू एल्बनी इंडियाना में। अगले 10 मील उन्हें उनके नए घर ले आए, यूटिका इंडियाना का एक छोटा सा कस्बा। मई 27, 1912 को एला ने अपने चौथे बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम रखा मेलविन। उन गर्मियों के दौरान चार्ल्स ने एक स्थानीय किसान के यहाँ काम किया। वह आदमी की दम निकाल देने वाली मेहनत थी। कभी कभी तो उसे एक घोड़े और हल के पीछे एक दिन में 12 घंटे तक घिसटना होता था, चिलचिलाती धूप में पसीना बहाते हुए। एक बार से ज़्यादा ऐसा हुआ कि वह जब घर लौटा तो उसकी कमीज़ धूप में जलकर उसकी पीठ में चिपक गई थी और एला को कैंची से काटकर कमीज़ को अलग करना पड़ा था। जब मक्का की फसल आई, चार्ल्स को अपना दिन बत्तख की गर्दन के आकार वाली कुदाल हंसिया के साथ बिताना होता था। क्यारियों के बीच उगती खरपतवारों को काटते हुए पहले तो उसके हाथों में छाले पड़ जाते थे जिसमें से खून बहने लगता था। फिर उनमें ऐसी ठेठें पड़ गईं जो चमड़े जैसी कठोर थीं। उसने यह सब कुछ झेला सिर्फ 75 सेंट प्रतिदिन के लिए। उस शरद पतझड़ के मौसम में चार्ल्स वापस लकड़हारे के काम पर लौट गया। यह काम उसे किसानी से अधिक स्वाभाविक लगता था। वह जंगलों में ही बड़ा हुआ था और बड़ी छोटी उम्र में ही उसने लकड़हारे का काम किया था। हालांकि उसका वजन केवल 150 पाउंड ही था, चार्ल्स की मांसपेशियां काफ़ी उन्नत थीं और इतना कुशल लकड़हारा था कि वह 900 पाउंड के लट्ठे को स्वयं अकेले ही घोड़ा गाड़ी पर लाद सकता था। परंतु जैसे जैसे सर्दियां करीब आईं, चार्ल्स बेचैन होने लगा। वे 6 लोग एक कमरे की झोंपड़ी में रहते थे जो उस लकड़ी के केबिन के मुकाबले जिसे वे केंटकी में छोड़ आए थे उससे ना तो बड़ा था और ना ही उतना मजबूत बना हुआ था। लकड़हारे के काम के कारण वह एक बार में ही अपने परिवार से हफ्तों के लिए अलग रहने को मजबूर था, यह न चाहते हुए कि उसकी पत्नी पिछली सर्दियों की तरह ही इस बार भी झेले। चार्ल्स एक बेहतर विकल्प ढूंढने लगा। 1913 में बसंत चार्ल्स के द्वारा कुछ स्थायी ढूंढ पाने से पहले ही आ गया। उसे जेफरसनविल इंडियाना में एक नौकरी मिल गई श्रीमान बैदन के लिए काम करने की, जो कि एक लखपति थे और वैदन डिस्टिलरियों के मालिक थे और एक बेसबॉल की टीम के भी साझा मालिक थे जिसका नाम था लुईविल कलोनेल्स। चार्ल्स को रखा गया था एक व्यक्तिगत चालक के काम पर क्योंकि वह घोड़ों को संभालने में बहुत बढ़िया था। इस काम का भुगतान नकदी के रूप में तो ज्यादा नहीं था, लेकिन साथ में मिलने वाले लाभ अच्छी मात्रा में थे। गिनने के लिए सबसे पहले तो मुफ्त में रहने का स्थान श्रीमान बैदन की ही जमीन पर। उस जगह पर 2 कमरों का एक लट्ठों का केबिन था, एक पुराना खलिहान बाड़ा, एक बड़ा सा बगीचा, एक छोटा सा खेत जिसमें चार्ल्स अपने लाभ की खेती कर सकता था। श्रीमान बैदन की एक डेयरी भी थी पास में और चार्ल्स हर रात 1 बाल्टी दूध अपने घर ला सकता था। 4 बढ़ते लड़कों के पिता के लिए यह छोटे मोटे फायदे नहीं थे। जेफरसनविल एक छोटा सा शहर था न्यू एल्बनी के 4 मील उत्तर पूर्व में।
नदी के साथ चलती एक सड़क पर, जिसे स्थानीय लोग बुलाते थे यूटिका पाइक। श्रीमान बैदन शहर से बाहर 7 मील की दूरी पर एक बड़ी रियासत में रहते थे। जिस केविन घर में चार्ल्स ने आकर रहना शुरू किया था, वह पहाड़ की एक और ढाल पर स्थित था, जहां से ओहाओ नदी दिखा करती थी। ऋतु रक्षित पटरों में इमारत की बाहरी दीवारें ढकी हुई थी और अंदर लट्ठों के बीच झिर्रियों में मिट्टी भरी हुई थी। केविन का फर्श मिट्टी का था। उसमें 2 कमरे थे और सोने के लिए एक कमरे में ऊपर शहतीरों के ऊपर एक अटारी थी। अटारी पर चढ़ने के लिए 2 बांसों से बनी एक सीढ़ी थी। एक कमरे के फर्श में बीचों बीच एक आरी से कटा कुंदा लुढ़का के रखा गया था और उस कुंदे के ऊपर चपटे पत्थर रखे गए थे। इसके ऊपर लकड़ी से जलने वाला स्टोव चूल्हा रखा हुआ था, जो एक तेल के खाली ड्रम से बनाया गया था। खाना बनाने के लिए एला एक छोटा मंकी स्टोव इस्तेमाल किया करती थी। उनके पास कोयले के तेल का एक लैंप भी था रोशनी के लिए। सभी चीजों को ध्यान में रखा जाए तो एक बहुत बड़ा सुधार था उस एक कमरे की झुग्गी की बजाय, जिसमें उन्हें यूटिका में सिर छुपाने की जगह मिली थी। केविन के सामने पहाड़ की एक ओर एक छोटे से सोते के ऊपर एक सेब के पेड़ ने अपनी शाखें फैला रखी थी। सोते का ठंडा पानी एक रेफ्रिजरेटर का काम करता था। गर्मियों के ज्यादातर समय में दूध के धातु के डिब्बे, छाछ और मक्खन को जल्दी खराब होने से बचाए रखने के लिए चार्ल्स वहाँ पर क्रीम नहीं रख पाता था। उसके पास काफी सारे नन्हे ब्रैहनम थे जो उसमें से थोड़ा थोड़ा चुराने को ललायत रहते थे। वह सोता अगस्त के मध्य तक घर में पानी की पूर्ति करता था, जिसके बाद वह पूरी तरह सूख जाया करता था। उसके बाद उन्हें अपना पानी खींच कर लाना होता था कुएं से, जो बाड़े के पास स्थित था, और उससे पानी भरकर पहाड़ पर घर तक ढोकर लाना होता था। बिली को वह बुलबुलाता हुआ सोता बहुत अच्छा लगता था। गोड सब्जी के सूखे खोल से बना लोटा उस सेब के पेड़ में ठुकी एक कील पर टंगा रहता था, परंतु बिली उसे मुश्किल से ही कभी इस्तेमाल करता था। उसे पसंद था पेट के बल गर्म घास पर लेटकर अपने होठों को पानी पर लगाना और पेट भर के सुड़क कर पी जाना। उसके बाद वह एक जग को भरता और अपने पिता के खास खेत में ले जाता था। चार्ल्स हमेशा खेत से लौटकर घर आता तो रात के भोजन के लिए भूखा होता, क्योंकि उनके घर के अंदर नल की व्यवस्था नहीं थी। वह केबिन के पिछवाड़े नहाता धोता था, जहाँ पर सेब के पेड़ से टिका कर बेंच बनी हुई थी। बेंच तो बस बाड़े के एक पटरे से बनी हुई थी, जिसे तने से ठोक रखा था, और दूसरी ओर पाए की जगह एक और पटरा लगा था और एक ढलवा पटरा नीचे, ताकि बेंच को स्थिर रखा जा सके। सारे के सारे चारों लड़के लाइन बनाकर खड़े होते थे अपने पापा के पीछे हाथ मुंह धोने के लिए। जब चार्ल्स अपनी घर की बनी कमीज की आस्तीनों को लपेटकर ऊपर करता था साबुन लगाने को, उसकी बाहों की मांसपेशियां फूल जाती थी और फड़कती दिखाई देती थी। बिली गर्वपूर्वक देखा करता था और यह विचार करता था, यह है मेरे पापा, वह शक्तिशाली हैं, वह तो 100 सालों तक जीवित रहेंगे। जब मैं एक बूढ़ा आदमी हो जाऊंगा तब भी मैं अपने पापा को उन बड़ी बड़ी मांसपेशियों के साथ देखा करूंगा। चार्ल्स केवल 5 फुट और 7 इंच लंबे थे। बिली को काले घुंघराले बाल और आयरलैंड वासियों की खूबसूरती अपने पिता से प्राप्त हुए थे, परंतु उनका शक्तिशाली शारीरिक सौष्ठव नहीं, बजाय उसके बिली दुबला पतला था, अपनी माँ की तरह। अगली पारी हाथ मुंह धोने की बिली की होती थी। वह उस घर के बने हुए लाई के साबुन को अपनी आंखों से परे रखने का खास ध्यान रखता था। एक बार की घटना आगे के लिए पर्याप्त सीख बन गई थी। उसने अपना चेहरा उस तौलिए से पोंछा जो उसकी माँ ने मकई के दलिए के खाली बोरी से बनाई थी। वह तौलिया खुरदुरी व कष्टप्रद थी, सो बिली हल्के हल्के दबा दबा कर पहुंचा करता था। उस बेंच के ऊपर पेड़ पर 5 मुड़ी हुई कीलों के बीच शीशे का एक टुकड़ा फंसाया हुआ था।
बिली उस बेंच के ऊपर चढ़कर सवैयों को शीशे में देखा करता था ताकि टीन से बनी कंघी से अपने सीधे न होने वाले बालों के लच्छों को सुलझा सके। चार्ल्स ने खाने की मेज को और बेंचों को बाड़े के पुराने पटरों से बनाया था। वे बेंचें चर्च की लंबी कुर्सियों जैसी प्रतीत होती थीं। रात के खाने पर बिली हमेशा अपने पिता के साथ ही बैठा करता था। फलियों राजमा का सूप लगभग रोज ही होता था, मक्के की रोटी, उबले प्याज और छाछ के साथ। एला मक्के की ब्रेड को एक पैन में पकाती थी, फिर उसे एक प्लेट में रखकर प्लेट को मेज पर चारों ओर घुमा देती थी ताकि प्रत्येक अपना अपना टुकड़ा तोड़ ले। जबकि वह प्रत्येक के पास पहुंचे, बिली हमेशा कोने वाला टुकड़ा लेता था क्योंकि उसमें ढेर सारा कुरकुरा हिस्सा होता था और उसे हमेशा अपने सूप में कुरकुरी मक्के की ब्रेड डुबाकर खाना अच्छा लगता था। मई 14, 1914 को बिली को एक और भाई मिल गया, एडगर ली ब्रैनम। अगले कुछ वर्षों में बिली की जिंदगी एक आरामदेह रूप में आ गई थी। प्रत्येक शनिवार की दोपहर बाद उनके पिता एक खच्चर और एक बंद गाड़ी श्रीमान बैदन से मांग लिया करते थे। पूरे परिवार को लाद कर 7 मील का सफर करके शहर में आया करते थे राशन खरीदने। 4 छोटे ब्रैनम पीछे पुआल के ढेर में उछलते कूदते चलते थे, परंतु बिली सामने अपने माता पिता के साथ चालक वाली सीट पर बैठकर जाता था। बिली हमेशा ही उस दुकान पर जाने के लिए उत्तेजित होता था क्योंकि उसे पता होता था कि वहां पर क्या होगा। चार्ल्स, जो कि हफ्ते के $3.5 कमाते थे, अक्सर $3 राशन की दुकान पर ही खर्च कर देते थे। कभी कभी वह पैसे खर्च कर देते थे पूरी शक्कर की थैली पर या नमकीन बिस्कुटों पर, लेकिन ज्यादातर वे मुख्य खाद्य पदार्थ जैसे राजमा, आलू और मक्के का दलिया, आटा खरीदा करते थे। इस किस्म का खाना जो ज्यादा समय तक चले। जब चार्ल्स पूरी कीमत चुका चुके होते, श्रीमान ग्रोवर जो दुकानदार थे उन्हें पेपरमिंट की तीली नुमा टॉफियां दे दिया करते थे उनके छोटे बच्चों के लिए। पीछे गाड़ी में 5 जोड़ी आंखें बड़ी बेसब्री से पापा को टॉफी की 4 तीलियों को 5 लड़कों में बराबरी से बांटते हुए देखा करते थे। 4 छोटे ब्रैनम तो तुरंत ही अपनी पेपरमिंट की तीलियों को चूस कर खत्म कर डालते थे, लेकिन बिली चालू था। वह अपनी वाली को कुछ ही देर चूस कर फिर राशन की थैलियों में से फाड़े भूरे कागज के टुकड़े में लपेटकर अपनी जेब में रख लेता था। इसका इस्तेमाल वह बाद में करता था। शनिवार की रात को वे देवदार की लकड़ी से बने बड़े से टब में गर्म पानी भरते थे और अपना साप्ताहिक स्नान किया करते थे, एक के बाद एक, पानी को बदले बगैर। एला बिली को लाई साबुन से जोर से घिसा करती थी, ये कहते हुए, मैं तुम्हें इतना साफ देखना चाहती हूँ जितना छिली हुई प्याज होती है। फिर वह उसे पोंछकर सुखाती थी एक खुरदरी तौलिया से, जब तक उसे ऐसा ही न लगने लगता था कि उसकी चमड़ी की ऊपरी सतह निकल गई। वह जानती थी कि बिली संतुलित आहार नहीं खा रहा है, सो प्रत्येक हफ्ते नहलाने के बाद वह उसे चम्मच भरकर अरंडी का तेल पिलाती थी, जो वह विश्वास करती थी कि उसे ठंडी से बचाए रखेगा। बिली ने जब उस बड़े से चम्मच से भरे उस चिकने अरंडी के तेल को देखा तो यह निवेदन किया, ओ मम्मा, कृपया यह मुझे मत पिलाओ, यह मेरा जी इतना खराब कर देता है, मैं इसे सहन नहीं कर पाता हूँ। उसने उत्तर दिया, यदि यह तुम्हारा जी ना खराब करे तो यह तुम्हें कोई फायदा भी नहीं पहुँचाएगा। बिली ने नाक दबाई और भरा चम्मच अपने मुंह के अंदर ले लिया। निगलने की कोशिश की, उबकाइयां आईं, ऊपर से नीचे तक कांप गया और अंत उसे अंदर लेने में सफल हो गया। रविवार को एला बनाती थी मुलिगन स्टू, शलगम, गाजर, बंद गोभी, आलू, फलियां, मक्की की दलिया और बीफ, गाय का मांस का एक टुकड़ा। एक बड़े बर्तन में यह सब कुछ एक साथ उबालकर बची हुई चीजें कई दिनों तक खाने में चलती। सोमवार को एला कैबिन के बाहर एक बड़े लोहे की केतली को आग पर चढ़ाकर उसमें कपड़े धोती थी। बिली सबसे बड़ा होने के नाते आग के लिए पेड़ की टहनियों को काट कर लाता था।
उससे यह काम भी अपेक्षित होता था कि केतली में पानी भरे। उसकी उम्र और आकार के लड़के के लिए यह कठिन काम था। विलियम, उसने पुकारा। जी मैम। सोते से जाकर एक बाल्टी पानी ले आओ। बिली ने सोचा कैसे वह देवदार की लकड़ी की भारी बाल्टी से उसके कंधे में दर्द हो जाता है, तब भी जब वह आधी ही भरी हो। उसने अपनी जेब टटोली कि वह कागज में लिपटी हुई पेपरमिंट की टॉफ़ी कहाँ है। फिर उसने अपने भाई एडवर्ड को ढूंढा और बोला, हम्पी। बिली अक्सर अपने भाई को हम्पी बुलाता था। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें इस टॉफ़ी को चाटने दूंगा 10 गिनती गिनने तक, यदि तुम मेरे लिए एक बाल्टी पानी भर लाओ तो। एडवर्ड खुशी खुशी पानी भर लाया और बिली ने उसे वह पेपरमिंट की तीली देकर इनाम दिया। बिली ने गिनना चालू किया, 1 2 3। एडवर्ड जितनी तेजी से चाट सकता था चाटते हुए शिकायत करने लगा, इतनी जल्दी नहीं, तुम बहुत जल्दी तेजी से गिन रहे हो, फिर से चालू करो। बिली ने दोबारा चालू की और एडवर्ड को कुछ और चाटने का मौका मिल गया। उसके बाद बिली ने पेपरमिंट की तीली को लपेटा और वापस अपनी जेब में रख लिया। सोमवार को करने निपटाने के लिए और दूसरा कामकाज भी होते थे, पर जब तक उसकी कैंडी टॉफ़ी बची रहती थी, बिली एक युवा लड़का होता जो आराम से रहता। कपड़ों की धुलाई वाले दिन एला हिकरी वृक्ष की लकड़ी की एक चपटी छड़ी को केतली के अंदर उबलते कपड़ों को हिलाने और उनके साफ हो जाने पर बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया करती थी। वह इस छड़ी को कैबिन के दरवाजे के ठीक पीछे एक कील पर टांग कर रखा करती थी। वह हिकरी की छड़ी का चप्पू कई काम आता था। एला उससे पुआल से बने गद्दों में से गांठों को कुचल कर निकालने और फिर घर की बनी हुई रजाइयों को सीधी समतल करने के काम में भी इस्तेमाल करती थी। बिस्तर लगाते समय चार्ल्स भी उसे इस्तेमाल करता था सुधार की छड़ी के रूप में। कभी कभार यदि लड़कों में से कोई बदमाशी करता और पिटाई की ज़रूरत होती, यह हिकरी की छड़ी रहस्यमय रूप से गायब हो जाती थी। चार्ल्स अक्सर उसके बगैर ही काम चला लेता था। उसके बजाय पुरानी बेल्ट से बने पट्टे से जो उस्तरे पर धार लगाने के काम आता था, या फिर अपनी राइफल के गज से भी। सारे नन्हे ब्रहनमों को बाहर लकड़ी की टाल में ही शिक्षा मिला करती थी, अपने पिता के चारों ओर उतनी ही तेजी से दौड़ते हुए जितना वह दौड़ सकते थे, जबकि वह उनके कुल्लों को पीट कर लाल करता। चार्ल्स इसे कहता, पीट पीट कर शैतान को उनमें से निकालना। एक बार की बात है, एडवर्ड ने शरारत भरी एक योजना बनाई। बिली, वह बोला, मामा और पापा बगीचे की गुड़ाई कर रहे हैं। यदि तुम अंदर जाकर थोड़ी सी चीनी ले आओ तो मैं बिस्कुटों को ले आता हूँ और हम लोग फिर वाड़े में मिलते हैं। बिली को यह बढ़िया लगा। एला भूरी शक्कर को कैबिन के अंदर एक डिब्बे में बंद करके रखती थी। वह अक्सर उसे पानी में घोलकर सुबह के नाश्ते के पैनकेकों के लिए चाशनी शीरा बनाया करती थी। बिली चुपके से कैबिन के अंदर गया, बड़ी सी मुट्ठी भर के चीनी निकाली और बाड़े की तरफ बढ़ा। बगीचा घर और बाड़े के बीच आधे रास्ते पर ही था, नीचे की ओर। चार्ल्स अपनी गुड़ाई के काम से सीधे होकर अपने रुमाल के माथे पर पसीना पोंछने लगा। तभी उसका ध्यान गया कि उसका बड़ा बेटा सीधे हाथ किए चला जा रहा है, जैसे वह कुछ छिपाए हुए हो। चार्ल्स बोला, कहाँ जा रहे हो विलियम? मैं वहाँ बाड़े पर जा रहा हूँ। तुम्हारे हाथ में क्या है? बिली ने सोचा। ओह, उसने टालने चकमा देने की कोशिश की। किस हाथ में? चार्ल्स बोला, यहाँ आओ। बिली को फिर एक लंबे समय तक और चीनी खाने की इच्छा नहीं हुई। 1916 के अगस्त के अंत में जब भाप की शक्ति से चलने वाली गाहने वाली मशीन ने आवाज़ की फसल का संसाधन पूरा कर लिया, एला ने अपने पुआल के सभी गद्दों में नया पुआल भर लिया। उस रात जब लड़कों को अटारी पर रात को बिस्तर पर भेजा गया, उसके कुछ ही देर बाद बिली ऐसा चीखा जैसे चुड़ैल ने उसका गला ही छू लिया हो। एला दौड़कर सीढ़ी पर चढ़ी और पुकारा, बिली, क्या हो गया है तुझे? मामा, मेरे बिस्तर में कोई है। यह बस एक टिड्डा है जो नई पुआल के साथ अंदर फंस गया है।
अब शांत हो जा और सो जा। मामा, मैं उस कीड़े के साथ नहीं सो सकता जो यहाँ वहाँ अंदर कूद रहा है। एला ने हाथ में कोयले के तेल वाली डिब्बी ली और अटारी पर चढ़कर पहुंची ताकि बिल्ली को दिखाई दे सके और वह अपने गद्दे का किनारा खोले। ताज़ी पुआल में हाथ घुसाकर टटोले और परेशान करने वाले टिड्डे को ढूंढकर निकाले। उसने उसे एक झिर्री में से बाहर ठेल कर भगा दिया, जहां पर छत के पटरे दीवार के साथ पूरी तरह सटे नहीं थे। बाद में एला ने दबे मुंह हंसते हंसते यह घटना चार्ल्स को बताई, परंतु वह अपने पति को बिली के लिए अपने अंदर व्याप्त गहरी चिंता के बारे में ना बता पाई। लड़का हाल ही में थोड़ा व्यग्र किस्म का हो गया था और उसका खाना भी ठीक पच नहीं रहा था। पिछले महीने उसने 1 से ज्यादा बार रात के खाने के पश्चात पेट खराब होने की शिकायत की थी और यह भी कि डकार में पेट से अम्लीय द्रव्य निकल आता। क्या वह घबरा रहा था क्योंकि जल्दी ही उसका स्कूल जाना शुरू होने वाला था, या कुछ और था जो उसे परेशान कर रहा था? क्या यह उसके पिता के शराब पीने से जुड़ा था? सितंबर में बिली और एडवर्ड ने एक साथ स्कूल जाना शुरू किया। बिली 7.5 वर्ष का था, हालांकि वह अपने भाई एडवर्ड से 11 महीने बड़ा था, परंतु कद काठ से उन्हें आसानी से जुड़वा समझा जा सकता था। एडवर्ड बस चुटकी भर लंबाई में कम था। बिली के पास स्कूल के लिए कोई कपड़े न थे। गर्मियों भर वह नंगे पांव और बगैर कमीज के गया था, एक बिब वाली डोंगरी को पहनकर जो जीर्ण हो चुकी थी और नीरे पैबंद लगे थे। परिवार नए कपड़े खरीद पाने की अवस्था में नहीं था, सो एला ने जुगाड़ निकाली। उसने वह कोट लिया जो चार्ल्स ने शादी पर पहना था, उसे काटा और सिल कर पैंट बना दी। चार्ल्स सफ़ेद मोजे और कपड़े के जूते ले आया जो उसे मुश्किल से ही आ पाए थे, नाप के ना होने के कारण, और बिली की कपड़ों की अलमारी बस इतनी बड़ी ही थी। जब एला उसे एक नए रोमांच के लिए तैयार कर चुकी, वह बोली, यह बात अब जरा तुम्हें देखते हैं। उसने पीछे हटकर निगाह डाली। बिली उन घर में बनी पतलूनों और इस्तेमाल किए हुए टेनिस के जूतों में बहुत पिछड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा था। अपने झबरे बालों के साथ जो उसके गले तक लटक रहे थे, वह इतना पतला था कि एला उसके नगन सीने पर उसकी पसलियां गिन सकती थी। वह मुस्कुराई, यह जानते हुए कि उसने वह किया है जो सबसे अच्छा वह कर सकती थी उसके साथ जो उसके पास उपलब्ध था। दुर्भाग्यवश उसके बड़े बेटे को बिना कमीज के ही स्कूल जाना था। सितंबर 1916 की एक ठंडी सुबह बिली और एडवर्ड नदी किनारे वाली सड़क से चलते हुए यूटिका पाइक स्कूल जा पहुंचे, जो कि एक खास तौर से एक कमरे वाला ग्रामीण स्कूल घर था जो ओहाओ नदी से दिखाई देने वाले पहाड़ों में स्थित था। श्रीमती टेम्पल कई वर्षों तक उसकी शिक्षिका रहने वाली थी। वह सारी की सारी 8वीं तक की कक्षाओं को पढ़ाती थी, जिनमें 6 वर्ष से 15 वर्ष की उम्र तक के बच्चे थे। स्कूल में जाकर बिली ने पढ़ना, लिखना व गणित के 3 आर से आगे सीखा। अचानक संसार के लिए उसका दृष्टिकोण बढ़ गया था। जब वह कक्षा में बैठा होता, उसके पास समय होता कि वह स्वयं को दूसरे से तुलना कर सके। अंतर उसकी ओर चीखते प्रतीत होते थे। यह तो गांव के ही लड़के और लड़कियां थी ठीक उस ही की तरह, लेकिन उनमें से अधिकतर अच्छे कपड़े पहनते थे और ऐसे जूते पहनते थे जो नाप के हों, और वे सभी कमीज़ें पहनते थे। दोपहर के भोजन में दूसरे बच्चे सैंडविच खाते थे और भोजन के बाद के मीठे में कुकी, नारियल के बिस्कुट या केक। बिली राजमे खाता था और किसी किसी दिन तो दोपहर का भोजन खा ही नहीं पाता था। उसे यह एहसास होने लगा था कि उसका परिवार गरीब था। शुरुआत से ही बिली को बड़े लड़कों के द्वारा एक बाहरी करार दे दिया गया था। वे उसे मक्के का बिस्कुट बुलाते थे और उसे चिढ़ाया करते थे क्योंकि वह हास्यास्पद तरीके से बात करता था, केंटकी के पहाड़ी लोगों के खास पहाड़ी छोरे की बोली के कारण, और वे उस पर उसकी फटीचर हालत के कारण भी हंसते थे। स्कूल के शुरू होने के कुछ ही हफ्तों के बाद बिली और उसी की उम्र के कुछ और लड़कों ने एक दोपहर ब्रैनमो के केविन के पीछे
बर्फीले तालाब पर मछली मारने का कार्यक्रम बनाया था। वे उसे बर्फीला तालाब बुलाया करते थे क्योंकि श्रीमान बैदन हर सर्दी में उसमें से बर्फ की सिल्लियां कटवाकर निकलवाया करते थे और सिल्लियों को लकड़ी के बुरादे में लपेट कर रखा करते थे और फिर उसका इस्तेमाल गर्मियों के समय अपनी डेयरी में बर्फ के डिब्बों को ठंडा रखने के लिए किया करते थे। बिली इस बात से बहुत रोमांचित हो गया था कि इन लड़कों ने अपनी योजना में उसे भी शामिल किया था। न सिर्फ यह कि उसे मछली पकड़ना अच्छा लगता था, बल्कि वह उस गैंग का हिस्सा भी होना चाहता था। स्कूल के बाद बिली दौड़कर घर आया। अटारी पर से अपने घर पर ही बनाई हुई मछली पकड़ने की लग्गी को उतारने की जल्दी में। उसके टेनिस वाले जूते उसको ठीक से आते नहीं थे और उसके पैर के अंगूठे पर एक दर्द देने वाली ठेक बन गई थी। उस दिन स्कूल में वह उस ठेक के साथ पहले से ही जूझता रहा था। हर बार जब वह अपना पंजा हिलाता, वह ठेक उसे इतनी यातना देती कि वह अपने मन को स्कूल के काम पर लगा ही न पाता। अब उसकी उत्तेजना व हड़बड़ी में वह उस दर्द को आसानी से नजरअंदाज किए दे रहा था। वह तेजी से भागता हुआ केबिन में घुसा और डाली से बनी सीढ़ी पर पहला कदम ही रख पाया था कि तभी उसे अपने कंधे पर एक शक्तिशाली हाथ की पकड़ महसूस हुई। उसके पिता ने उसे पीछे घुमाया। बिली, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जरूरी काम है इस दोपहर। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए मधुशाला में ऊपर पानी भर लाओ। बिली का दिल और पैर पथरा से गए। लेकिन पापा, आज दोपहर तो मैं अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने जा रहा था। तुम मछली पकड़ने कल चले जाना। आज रात मुझे मक्के की शराब की एक खेप निकालनी है और मैं अभी पीछे चल रहा हूँ। मुझे उस छप्पर के नीचे पर्याप्त पानी की आपूर्ति चाहिए कि उन कायल्स को ठंडा रख सकूं। तुम काम करने के लिए पर्याप्त बड़े हो गए हो और अब मुझे तुम्हारी मदद लेनी पड़ेगी। बाल्टियां नीचे बाड़े में रखी हैं, पंप के पास में ही। अब ऊपर जाकर अपने कपड़े बदल लो। मैं वहां बाहर शेड में पीछे जा रहा हूं ताकि शराब की भट्टी को तैयार कर सकूं। धीरे धीरे बिली सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, अपना सिर घुमाकर ताकि उसके पिता उसके आंसुओं को ना देख सकें। और याद रखना, चार्ल्स आगे बोला, चुप रहना, किसी से भी इसके बारे में एक शब्द भी ना कहना। जी पापा। हालांकि 1919 तक राष्ट्रीय शराबबंदी मतदान के द्वारा लागू नहीं की गई थी। कुछ जगहों पर 1906 जितने पुराने समय तक में शराब विरोध कानून थे। 1916 में इंडियाना एक शराब वर्जित राज्य था। चार्ल्स बिना शराब के रह नहीं सकता था, चूँकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि काले बाजार से गैर कानूनी ढंग से खरीद सके। वह और एक पड़ोसी श्रीमान डॉर्नबुश ने घर के पीछे एक छप्पर तले चोरी से बनाए जाने वाली शराब की एक भट्टी लगाई ताकि घर पर ही अपने लिए शराब पका लें। बची हुई को कुछ प्यासे पड़ोसियों को बेच कर और थोड़ा अतिरिक्त धन लगाकर उन्होंने एक दूसरी भट्टी भी लगाने का निर्णय लिया था। आज रात वे दोनों को लाने वाले थे और सारी तैयारी पूरी होनी जरूरी थी। बिली अपने पुआल के गद्दे पर काफी देर तक बैठा रहा, अपने पैर में उस ठेठ के दर्द को अपने हृदय की हर धड़कन के साथ स्पंदित होते महसूस कर रहा था। हालातन उसने कपड़े बदलने के लिए शक्ति इकट्ठा की। बड़ी राहत के साथ उसने अपना जूता उतारा। अपनी स्कूल की पैंट उतारकर वह अपनी पुरानी बिब डोंगरी में घुसा। कंधे पर लटकाने वाले कपड़े के पट्टे गायब थे और अब डोंगरी सुतलियों से लटकी हुई थी और बटनों की जगह पर कीलें लगी थी। कीलें बटन के छेदों से आसानी से पार हो जाती थीं बिब वाले हिस्से में, और जब तिरछी मोड़ दी जाती थी तो बाहर नहीं निकलती थी। अगला काम यह है कि उसने अपने अंगूठे को बांध लिया, मतलब उसने मक्के की बालों वाला हिस्सा लेकर अपने दर्द करते अंगूठे के नीचे बांध लिया ताकि धूल मिट्टी से बचा रहे। धीमे धीमे वह सीढ़ी से उतरकर नीचे आया और लंगड़ाते हुए पहाड़ से नीचे उतरकर बाड़े के पास कुएं पर गया, पंप के हैंडल के पास। शीरे वाली 2 बाल्टियां रखी थीं। बिली ने पंप से दोनों को पूरा भर लिया। प्रत्येक बाल्टी में आधा गैलन पानी आता था और उसकी 7 वर्ष की मांसपेशियां इतना ही कर पाती थीं
कि उन्हें उठाने के लिए उनका बदल बदल कर इस्तेमाल किया जा सकने वाले दोहरे हैंडल के द्वारा। दोपहर गर्म थी और पूरी तरह शांत थी। उस सूखी पीली घास को फूंक भर हवा भी नहीं थी हिलाने को। जैसे जैसे बिली रास्ते पर ऊपर आने लगा, उसने बर्फीले तालाब से, जो वहां से ज्यादा दूर नहीं था, हंसने की आवाज आती सुनी। उसके यार दोस्त वहां पहुंच भी गए थे। मछली मारते, हंसी मजाक करते बढ़िया समय गुजार रहे थे। बिली की मायूसी आंसुओं के ढेर में फूट पड़ी। पहाड़ पर ऊपर के रास्ते में आधी दूरी पर बगीचे के पड़ोस में बिली एक बड़े सफ़ेद चिनार के पेड़ की छाया में सुस्ताने के लिए बैठ गया। उसके गालों से आंसुओं की धारा ने मटमैली लकीरें बना दी थीं। उसने कराहट के साथ शिकायत की, कितनी भयानक बात है कि सब लड़के वहाँ मछली मार रहे हैं और मुझे घर पर रहकर पानी ढोना पड़ रहा है। उसे हवा में पत्तियों के खड़खड़ाने की सी आवाज़ सुनाई पड़ी। उश! लेकिन बिली को तो हवा का एक झोंका तक महसूस नहीं हो रहा था। वह सोचने लगा, यह क्या है? और उसने चारों ओर देखा। पत्तियां, जो हाल में ही भूरा होना शुरू हुई थी, एकदम स्थिर थीं। उसे कहीं पर भी हवा का एक इशारा तक नहीं दिख रहा था। उसने फिर अपना खींचना शुरू कर दिया। उनके पापा लोग ऐसा नहीं करते हैं। मुझे इन शराब की भट्टियों के लिए पानी क्यों भरना पड़ता है? उससे फिर पत्तियों के उड़ने की आवाज़ आने लगी। खड़े होकर उसने अपने ऊपर डालियों में देखा, लेकिन उसे कुछ भी हिलता डुलता दिखाई न पड़ा। उसने कुछ और शिकायतों को खिस्साते हुए बोला, फिर बाल्टियों को उठाया और पगडंडी पर आगे बढ़ चला। उसके बंधे हुए अंगूठे के कारण पीछे मिट्टी के रास्ते पर एक खास किस्म के पद चिन्ह पड़ते जा रहे थे। उसने अभी एक छोटा सा रास्ता ही तय किया था जब उसने उस आवाज़ को फिर से सुना। फिश! पहले की अपेक्षा से ज्यादा तेज। बिली पलटा और इस बार उसने उसे देख लिया। हवा का एक चक्रवात पेड़ की आधी ऊंचाई पर डालियों में घूम रहा था। वह खुद अपने आप में अजीब नहीं था। पतझड़ के मौसम में ऐसे चक्रवात भंभंडर असामान्य होते हैं। उसने अक्सर उन्हें खेतों, मैदानों में घूमते हुए देखा था, जो सूखी पत्तियों को उठाकर उड़ा लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन वे चक्रवात किसी न किसी ओर चल रहे होते थे, हमेशा जमीन पर एक जगह से दूसरी जगह। यह चक्रवात एक ही जगह अटका हुआ प्रतीत होता था। मंत्रमुग्ध होकर बिली उन हरी भूरी और पीली पत्तियों को भंबर में घूमते और खड़खड़ाते हुए देखने लगा। अचानक पेड़ में से एक आवाज़ धमाके की तरह आई, एक गहरी गूंजती हुई आवाज़ जिसने कहा, ना तो कभी शराब पीना, ना सिगरेट पीना, ना कभी अपनी देह को किसी भी रीति से परागंदा करना। तुम्हारे करने के लिए एक काम होगा जब तुम बड़े हो जाओगे। बिली ने शब्दों को ऐसा साफ सुना जैसा उसके पिता ही उससे बात कर रहे हों, लेकिन यह उसके पिता की आवाज़ नहीं थी। उसने पहले कभी भी इतनी ज़बरदस्त आवाज़ नहीं सुनी थी। बाल्टियों को वहीं छोड़कर वह केबिन की तरफ भाग खड़ा हुआ, फेफड़ों की सारी दम से चीखता हुआ। एला ने उसे अपनी बाहों में ऊपर उठा लिया। बिली, क्या हुआ? क्या तुझे सांप ने काट लिया? उसने सोचा कि शायद बगीचे से होकर गुजरते वक्त उसके बेटे ने किसी कॉपरहेड पर पैर रख दिया, जो कि एक बेहद जहरीला सांप होता है और उस क्षेत्र में सामान्य रूप से पाया जाता है। नहीं मैम, वह बड़बड़ाते हुए बोला, पहाड़ पर नीचे बगीचे की ओर इशारा करते हुए। वहाँ पर उस पेड़ में एक आदमी है। ओ बिली, बिली, क्या कर रहे हो? क्या कह रहे हो? क्या तुम वहाँ पर रुक कर सो गए थे? नहीं मैम, वहाँ पर उस पेड़ में एक आदमी है और उसने मुझे बोला कि ना मैं शराब पीऊँ और ना सिगरेट। एला इस पर हंस पड़ी। उसने अपने बेटे को चिपका लिया और उसका माथा चूम लिया, उसकी घबराहट को शांत करने की कोशिश में। लेकिन बिली उत्तेजित ही बना रहा और शांत ना हो पाया। उसने उसे बिस्तर में लिटाया, फिर जल्दी से भागकर सबसे करीबी पड़ोसी के पास गई, जिसके पास एक टेलीफोन था, और एक डॉक्टर को बुलाया।
कहानी सुनने के पश्चात इस डॉक्टर ने कहा, लड़का बस घबरा गया है, वह ठीक हो जाएगा। उस रात बिली ने अपनी आप बीती खाने के समय फिर बताई। उस पेड़ में एक आदमी है और मैंने सुना था उसने क्या बोला था। मैं अब वहाँ उसके पास कभी नहीं जाऊंगा, और वह गया भी नहीं। उस दिन के बाद से जब भी वह बाड़े की ओर जाता तो उस चिनार के पेड़ से दूर से ही निकलता, बगीचे का चक्कर काटकर लंबे रास्ते से होकर। 2 हफ्ते के बाद बिली और एडवर्ड केबिन के बाहर कंचे खेल रहे थे, सेब के पेड़ के नीचे, जब अचानक उसे ऐसा लगा कि कुछ उसके ऊपर आ गया है, एक दबाव जिससे उसकी खाल में गुदगुदी सनसनाहट सी होने लगी, ऐसे जैसे एक किस्म की अदृश्य ऊर्जा ने उसे घेर लिया हो। उसने ऊपर देखा, किसी तरह से ओहाओ नदी उसे पहले की अपेक्षा बहुत पास दिखाई दे रही थी। जब बिली ने गौर से नदी को देखा, जेफरसनविल की ओर, उसकी आंखों के सामने का जंगल बदलता चला गया। किनारे से अंदर तक एक पुल बनता चला गया जो पूरी नदी पर था। टुकड़ा व टुकड़ा तेजी से निर्मित होता हुआ दिख रहा था। वह उन निचले चपटे पुलों जैसा नहीं था जैसा उसने तब पार किया था जब वह इंडियाना आया था। यह पुल तो विशाल काया था, लोहे के लटकने वाले बहुत बड़े चाप के साथ जो ऊपर लगा था। बिली ने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि आदमी लोग ऊपर ढांचे पर बहुत ऊंचे पर काम कर रहे थे। फिर उसने देखा कि एक पार टुकड़ा टूट गया। लोग एक कड़ी के ऊपर से धीमी रफ्तार गति से लुढ़क कर गिरते दिखाई पड़े। बिली ने उन्हें गिना जब वे गिर रहे थे। उसने 16 लोगों को मटमैले से पानी में नीचे गिरकर गायब होते देखा। अपनी कंचे की थैली छोड़कर बिली घर की ओर भागा, अनियंत्रित रूप से चीखते हुए। एला ने अपनी सबसे अच्छी कोशिश की उसे शांत करने की। अंत जब वह आपबीती सुनाने लायक हुआ, एला ने कहा, बिली, तुमने बस एक सपना देखा है। बिली ने जोर दिया, नहीं मामा, मुझे यह अजीब सी अनुभूति होना शुरू हुई। और फिर जब मैंने नदी की ओर निगाह उठाई और मैंने सीधे उसी ओर देखा, मुझे वह दिखाई दिया। और मामा, मुझे डर लग रहा है। ओ मम्मा, मुझे डर लग रहा है। चार्ल्स ने अपनी संपत्ति दी। लड़का बस घबरा गया है, जैसा कि डॉक्टर ने बताया था। परंतु एला बहुत निश्चिंत नहीं थी। उसे याद आ रहा था 4 साल पहले का एक अजीब दिन, जब बिली ने बड़बड़ाकर कुछ बताया था एक चिड़िया के विषय में, जिसने उससे कहा था कि वे लोग न्यू एल्बनी के पास रहेंगे। पर्याप्त अजीब तरह से यह सचमुच में पूरा हो गया था। नदी के पार तक एक पुल, 16 आदमियों की मौत। क्या हो यदि किसी दिन ये भी हो गया तो? एला ने यह सोचकर इस घटना को लिख कर रख लिया। चलो देखा जाएगा।